टैक्स की रेट कम कराने में आपने पूरा यहाँ के व्यापारियों का नेतृत्व किया, सरकार से लड़े भिड़े। मुझे लगता है कि सरकार बात मानती है और मानी भी। 51 वर्ष की पार्टनरशिप को डिसॉल्व करने के लिए हमको 4 मिनट लगे। 5वीं तक की पढ़ाई घर पर ही हुई, सीधे आपने 6वीं में एडमिशन यहाँ इंदौर में। उस समय विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं थी, लड़कियों की शिक्षा फ्री थी। व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या अन्य किसी अपने कार्य आजीविका के कार्य में रहते हुए भी आदमी समाज के लिए चाहे तो कुछ समय निकाल सकता है। एक मारवाड़ी महिला को 1938 में मेल ट्यूटर रखकर पढ़ाना कितना बड़ा विद्रोह था समाज से। सद्भावना पाती चैनल के सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। आज हम इंदौर यात्रा के क्रम में एक विशिष्ट व्यक्तित्व से आपको रूबरू कराने जा रहे हैं। आप जानते होंगे इंदौर को 7 बार लगातार मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा, मध्य प्रदेश नहीं भारतवर्ष के सबसे स्वच्छ शहर का तमगा अपने सीने पर लगाए हुआ इंदौर अपने कीर्तिमानों के लिए जाना जाता है और ये अपने कीर्तिमान स्वयं तोड़ने के लिए भी जाना जाता है। इसको मिनी मुंबई कहा जाता है। यहाँ के व्यापार जगत की धड़कन को समझना हो तो कुछ बैरोमीटर जो यहाँ इस शहर में आज भी विद्यमान है उनमें है एक है हमारे आदरणीय सुशील सुरेखा जी, जो बहुत लंबे समय से इंदौर के व्यावसायिक जगत की एक चर्चित हस्ती हैं। इनके बारे में संक्षेप में बताना चाहूँगा कि ये बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, उनके संस्थापक रहे हैं, जिनमें इंदौर कंज्यूमर प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन इसके फाउंडर मेंबर रहे हैं और 25 साल तक लगातार इसके अध्यक्ष रहे हैं। इसके अलावा केमिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के फाउंडर मेंबर रहे हैं और आज भी उसमें कार्य कर रहे हैं, अपनी सेवाएं दे रहे हैं। अहिल्या चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो इंदौर का बहुत बड़े व्यावसायिक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है, उसके भी आप फाउंडर मेंबर रहे हैं। इसके अलावा टाटा केमिकल्स की भारतवर्ष की जो सबसे प्रमुख व्यावसायिक फर्में हैं उनकी एजेंसी के रूप में कार्य करती हैं, उनमें BM नारायण एंड कंपनी का बहुत प्रमुख स्थान है। ये 1942 से ये फर्म शुरू हुई है और इसमें 1965 से आदरणीय सुरेखा जी इसमें जुड़े हुए हैं और हम आज उनसे रूबरू होंगे, इंदौर के बारे में जानेंगे और उनके स्वयं के यहाँ व्यावसायिक जगत में प्रवेश हुआ, उन पर किसका प्रभाव रहा, किन व्यक्तित्वों ने उनके व्यक्तित्व को गढ़ा है, ये जानने के लिए हम आज उनसे रूबरू हो रहे हैं। सर आपको बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार सर, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। मैं सर एक वाकया बताना चाहूँगा कि वाणिज्यिक कर प्रशासन से जुड़ा होने के कारण जब मध्य प्रदेश में वैट प्रणाली लागू करने की बात आई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री माननीय दिग्विजय सिंह जी ने ये निर्देश दिया था कि ये प्रणाली व्यापारियों के से चर्चा करके उनके जो सुझाव हैं उनका समावेश करने के बाद ही लागू होगी। इस सिलसिले में मध्य प्रदेश में एक समिति बनाई गई थी संवाद के लिए, तो मुझे भी उसका प्रभार दिया गया था इंदौर में और यही हमारा वाणिज्यिक कर का मुख्यालय है। तो हमने जब शुरुआत की यहाँ मध्य प्रदेश के प्रमुख व्यावसायिक प्रतिनिधियों को आमंत्रित करने की, तो इंदौर से सबसे मुखर नाम जिनका आया उनमें आदरणीय सुरेखा जी थे। तभी हमारा इनका संपर्क हुआ और मैंने जाना इनकी गहराई को, और व्यावसायिक वर्ग में इतने प्रबुद्ध व्यक्तित्व तो बड़े दुर्लभ होते हैं। तो हम आज जानना चाहेंगे सर कि आपकी जो शुरुआत का संक्षेप में बताएं कि जो आपका कहाँ जन्म हुआ, बचपन हुआ, बहुत संक्षेप में, क्योंकि मूल बातें आगे हमें बहुत पूछनी है। जी, वैसे मैं मध्य प्रदेश का ही वासी हूँ। जाओना करके एक छोटी सी जगह है, जन्म तो मेरा वहाँ हुआ, लेकिन लगभग सारा जीवन इंदौर में ही बीता। बीच में कुछ 4-5 साल का 6 साल का समय ऐसा रहा जब मैं कलकत्ता रहा, लेकिन जो भी लेखन लाखन पढ़ाई वगैरह जो हुई वो सारी इंदौर में ही हुई। और उसके बाद गया फिर से इंदौर की माटी में कुछ ऐसा है जो मुझे वापस खींचकर इंदौर ले आई। डिटेल में बताना तो आप जो पूछना चाहेंगे भदौरिया साहब वो बताऊंगा। सर ये आपके से जो हमारी प्रारंभिक चर्चा हुई थी उसमें आपने ये बताया था कि
हमारी 5वीं तक की पढ़ाई घर पर ही हुई। ये बड़ा आश्चर्य की बात है। और आपने घर पर रहकर पढ़ाई की, तो कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति आपके जीवन में उस समय आया होगा जिसने कि ऐसा मार्गदर्शन किया होगा कि आप 5वीं सीधे 6वीं क्लास में आपने औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की। तो वो कौन से व्यक्तित्व घर के थे कि कोई गुरु थे? मेरे परम आदरणीय गुरु श्री गिरजा शंकर जी दीक्षित। मेरा जो भी व्यक्तित्व पहले के सालों में गढ़ा गया है, जी माता पिता पेरेंट्स का तो जो कुछ भी रहता है वो रहा ही रहा। जी लेकिन मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि गिरजा शंकर जी सर ने हमको जो संस्कार दिए, मुझे भी और मेरे बड़े भाई साहब को भी, उन संस्कारों के कारण ही हम लोग जो कुछ भी तरक्की कर पाए वो कर पाए। और बेहद अनुशासित थे, प्रखर विद्वान भी थे, और उनका हमारे जीवन पर, न केवल हम बच्चों के जीवन पर बल्कि हमारे परिवार के ऊपर भी बहुत बड़ा उनका एक इन्फ्लुएंस रहा। सर, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि लोग अपने जो प्रारंभिक गुरु होते हैं उनको प्राय भुला देते हैं, क्योंकि वो बचपन में मिलते हैं और वो ज़्यादातर जब हम युवा होते हैं या प्रौढ़ होते हैं उस समय तक वो दुनिया से विदा ले लेते हैं, तो उनसे हमारा बाद में संपर्क नहीं होता और हम प्रायः उस नींव के पत्थर को भूल जाते हैं। आपने उनको इतनी शिद्दत से याद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जी धन्यवाद। लेकिन वो हैं इस लायक, और हम जीवन भर, खैर पूरा जीवन करीब निकल ही गया, लेकिन न केवल मैं पर परिवार के लोग भी ये याद रखते हैं ये बात कि हमारे परिवार को बहुत अच्छे संस्कार देने में उनका बड़ा सहयोग रहा। तो सर, आप फिर सीधे आपने 6वीं में एडमिशन यहाँ इंदौर में ही सर, यहाँ एक स्कूल हुआ करता था। देखिए, मैं थोड़ा सा हट के बताता हूँ। होलकर स्टेट दूसरे जिस तरह के राजशाही थे उससे थोड़ा भिन्न था। जी। होलकर स्टेट का हमेशा से झुकाव एक प्रोग्रेसिव झुकाव रहा। और आपको बताऊँ, मल्हार आश्रम की स्थापना हुई, अहिल्या आश्रम की स्थापना हुई। होलकर स्टेट में लड़कियों की शिक्षा फ्री थी और लड़कों के लिए भी अगर एक ही स्कूल में 2 बच्चे होते थे तो छोटे वाले भाई की या बहन की शिक्षा लगभग आधी फीस में होती थी। और आपको या आपके दर्शकों को ये सुनकर आश्चर्य होगा कि 6ठी कक्षा से लेकर 8वीं कक्षा तक मेरी स्कूल की जो फीस थी वो 10 आने थी। साल भर में, यानी 1 महीने की 10 आने फीस, बड़े भाई साहब की 100 रुपया। तो शिक्षा के प्रति, और हमारे उस समय में न केवल शिक्षा के साथ खेलकूद, व्यायाम, सभी विधाओं पे ध्यान दिया जाता था। और मल्हार आश्रम तो उस समय की एक बहुत बड़ी नामी संस्था हुआ करती। और महाराजा शिवाजीराव विद्यालय जिसमें पढ़ा, होलकर कॉलेज भी होलकर्स की ही देन है। वहाँ से मैंने बीएससी किया। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस समय विक्रम यूनिवर्सिटी नहीं थी। जो आखिरी हमारा बैच था वो आगरा यूनिवर्सिटी से निकला था। उसके बाद विक्रम यूनिवर्सिटी बनी और उसके बाद इंदौर यूनिवर्सिटी। तो बीएससी होलकर साइंस कॉलेज से, तो होलकर कॉलेज था, बाद में साइंस, उस टाइम होलकर कॉलेज ही था। उस टाइम 4 विधाएं थी, कॉमर्स भी था, आर्ट्स भी था और लॉ भी था। बाद में वो आर्ट्स का बाद में फिर वो साइंस कॉलेज हुआ और आर्ट्स कॉलेज अलग हो गया। आपका कुछ समय बीच में मुंबई में भी बीता था। मुंबई में केवल मेरे चाचा जी रहते थे, तो हम लोग केवल छुट्टियों में वहाँ जाते थे। अच्छा। जो समय बीता वो कलकत्ता में बीता 5-6 साल तक। बाकी मुंबई छुट्टियों में हर साल कलकत्ता बम्बई जाते थे। और मेरी चाची जी थी जिनको बाद में मैं माँ कहता था। उनके बारे में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, उनकी कोई संतान नहीं थी। और वो जहाँ भी रहीं उन्होंने 17 घर बदले और 17 बच्चों को उन्होंने पाला, पड़ोसियों के, जिनमें से एक काफ़ी फेमस हस्ती भी है। आपने बताया था कि किशोर कुमार जी जो प्रसिद्ध गायक हैं, उनके पुत्र अमित कुमार जी, उनका पालन आपकी चाची जी ने किया बचपन में। यानी जब हम बहुत छोटे थे तो हम लोग जुहू पे रहते थे और उसी कैंपस में दूसरे बंगले में किशोर कुमार रहते थे। तो अमित जब छोटे थे तब उनका
माँ उनको छोड़ जाती थी मेरी माँ के पास, और वो अपने घूमने फिरने चली जाती थी। तो जी, बचपन में उनका पालन उन्होंने किया। कलकत्ता में भी आपने वो जूट टेक्नोलॉजी जी, का कुछ? बाबूजी वहाँ मैनेजर थे जूट मिल में, और उनका झुकाव था कि मैं भी जूट टेक्नोलॉजी सीखूं। और मैंने वहाँ 6 महीने कोशिश ही कहूँगा, क्योंकि वो पूरी तरह नाकाम रही। जी और उसका मुख्य कारण ये रहा कि उस समय तक कलकत्ता की जूट मिलों में जिस तरह का वातावरण था, वो जो अंग्रेज छोड़ गए थे वही वातावरण था। यानी जिस तरह से कर्मचारियों के साथ व्यवहार किया जाता था, वो मुझे तो लगभग अमानवीय ही लगता था। हालांकि कुछ बदलाव आने लगा था, तो मैं उसमें कोई रुचि मेरी नहीं हो पाई, और इसलिए मैंने फिर वो छोड़ दिया। वहाँ से इंदौर आके फिर ये व्यवसाय में आप शामिल हुए? हाँ, इंदौर आने के बाद में पिताजी, बड़े भाई साहब का व्यवसाय यहाँ था। जी। उस व्यवसाय में मैं 2-3 साल तक जुड़ा रहा। जी। कुछ सिस्टम्स का आदमी हूँ, ऐसा मैं कहता हूँ। जी। तो वो सिस्टम्स ठीक नहीं थी, उनको ठीक किया, और थोड़ा बहुत समय यानी 2-2.5 साल उसमें लगाया। तो उनका टेक्सटाइल मिलों, उस टाइम इंदौर की इकोनॉमी जो थी वो सारी टेक्सटाइल मिलों के आसपास घूमती थी। जी। 3-4 प्रमुख विधाएं थी। एक तो कॉटन, एक कपड़ा, एक जो मिलों को सामग्री लगती थी वो। जी। तो जो पिताजी का शुरू किया मिलों की सामग्री का व्यवसाय था, मिल स्टोर्स बिजनेस उसको कहते थे, वो भाई साहब का था। और वो उसमें उनका भी बड़ा नाम था उसमें। और तो लेकिन वो सेल्स के बंदे थे और मैं डेस्क का बंदा। तो उनकी जो कुछ भी व्यवस्थाएं वगैरह थोड़ी सुदृढ़ नहीं थी, उनको ठीक किया। तो सर ये आपने एक बार जिक्र किया था कि ये BM नारायण एंड कंपनी, जी, जो कि डीजे पेठे साहब जो कि मेरे पिताजी के मित्र थे, वो लगभग बंद करने वाले थे क्योंकि उनके पुत्र नहीं था। फिर वो आपके पिताजी से उन्होंने ये कहा कि यदि आप उसमें शामिल हों या देखें आगे संभालें तो हम इसको चालू रख सकते हैं। तो इस तरह ये BM नारायण आपके पास आया? मैं उसके साथ आया। दरअसल हुआ ये कि कुछ काम से मैं गया था, बाबूजी कहते थे उनको, हम बाबूजी के पास गया था। तो उन्होंने पूछा, वो परिवार से बहुत जुड़े हुए थे जी। तो उन्होंने पूछा कि भाई तुम तो कलकत्ता थे। तो मैंने कहा नहीं साहब, मैं अभी आ गया हूँ इंदौर। तो क्या, तो उन्होंने पिताजी से कहा कि भाई अगर सुशील को आप मुझे देते हो तो मैं उसकी परीक्षा तो लूँगा, उसके बाद अगर ठीक लगा तो उसको मेरे को दे दो। तो पेठे साहब ने मुझे, आपको बड़ा वो होगा कि शुरू 1 वर्ष BM नारायण में मैंने उस समय की बड़ी भारी तनख्वाह 300 रुपये महीने में नौकरी की 1 साल तक। 1 साल तक उन्होंने परखा, उसके बाद मुझे उन्होंने भागीदारी में लिया और सीधा 50% की भागीदारी दे दी, जो कि करीब 51 वर्षों तक चली। जी। उनकी देहांत के बाद उनकी बेटी का बेटा मेरे साथ आया। तो पहले वो सीनियर पार्टनर थे, फिर मैं सीनियर पार्टनर हो गया। फिर कुछ कारणवश उनको पूना शिफ्ट होना पड़ा। जी। मिस्टर आनंद दातार बहुत ही सज्जन आदमी, और आज के ज़माने के लोगों को ये जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जब वो पूना जाने लगे तो हमको पार्टनरशिप डिज़ॉल्व करना थी, और 51 वर्ष की पार्टनरशिप के डिज़ॉल्व करने के लिए हमने जो डिस्कशन हुआ, जी, वो मेरे बेटे को मैंने कहा था कि हद से हद अपने को आधा घंटा लगेगा, जी, लेकिन हमको 4 मिनट लगे। जी। 5 मिनट भी नहीं। जी। 4 मिनट में तय हो गया कि ऐसा ऐसा करेंगे और खत्म। बहुत बड़ी चीज़ है। आजकल कितने डिस्प्यूट आपस में होते हैं, और भाई के डिस्प्यूट, और उस समय एक बाहरी व्यक्ति का पार्टनरशिप, लंबी पार्टनरशिप, कितना लंबा हिसाब पेंडिंग, देनदारी, और आप 4 मिनट में निपट जाना, बहुत दुर्लभ बात। सर ये आपने जो बताया था कि ये डीजे पाठक साहब का, आपके पेठे साहब, उनका आपके जीवन में बहुत बड़ा आपके ऊपर असर पड़ा जी। तो ऐसा क्या उनमें खास बात थी कि? जैसा कि मैंने बताया, दीक्षित सर के बाद में
माता पिता मैं फिर से कह रहा हूँ, उनका तो था ही बहुत ही संस्कारी। और मेरे पिताजी के बारे में तो मैं कहता चाहता हूँ कि बहुत बहुत मॉडर्न आदमी थे। जी थोड़ा सा हट के बता रहा हूँ। 1938 में जी एक मारवाड़ी महिला को उन्होंने शादी के बाद घर पर मेल ट्यूटर रखकर अंग्रेजी पढ़ाई थी। एक मारवाड़ी महिला को 1938 में मेल ट्यूटर रखकर पढ़ाना कितना बड़ा विद्रोह था समाज से, जी आप जी सोचिएगा। खैर जी वो अलग बात हो गई। तो पेठे साहब का जो ईमानदारी का, उनकी इंटीग्रिटी का, उनकी ऑनेस्टी का आलम जो था, मुझे लगता है लाखों लाखों लोगों में एक होंगे जैसे वो थे। जी एक ही वाक़ये से मैं बता सकता हूँ आपको कि जब BM नारायण उनकी प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी, तब भी वो एक पोस्ट कार्ड या एक लेटर हेड भी कंपनी का नहीं लेते थे, अपनी स्टेशनरी अलग रखते थे। और इससे बढ़कर ऑफिस में चाहे बैठे रहें, लेकिन वो पत्र भी घर पर जाकर ही लिखते थे। यानी ऑफिस का समय ऑफिस का, ऑफिस का पैसा ऑफिस का, जबकि प्रोप्राइटरशिप कंसर्न थी। जी उसके बावजूद इस तरह का एथिक्स। और ऑफिस में रह के मतलब सिर्फ ऑफिस का काम करेंगे, जो एक वो निजी काम घर में जाके। चाणक्य का जो एक किस्सा है वो लगभग वो पूरी तरह से पूरी तरह से उस तरह से लागू था। बहुत बड़ी चीज़ है सर, ये चीज़ें अब सुनने में बड़े ऐसा लगता है कि बहुत दुर्लभ बात है। तो सर मैं थोड़ा सा तो आपसे कुछ व्यापारिक जगत में जो आपने बहुत संघर्ष करके बहुत सारी चीज़ें, टैक्स की रेट कम कराने में आपने पूरा यहाँ के व्यापारियों का नेतृत्व किया, सरकार से लड़े भिड़े, और उनको लड़ना भिड़ना पर्याप्त नहीं होता, सरकार में भी लोग आपकी बात सुनने को तैयार हैं, लेकिन जब आप तर्कसंगत रूप से उनको कन्विंस कर सकेंगे, ऐसी अद्भुत क्षमता आप में थी कि आप कन्विंस कर लेते थे। नहीं, ऐसा बाकी नहीं लोग तो ऐसे मेरा ऐसा सोच है साहब कि जब तक मैं कोशिश करता था कि मैं केवल हमारे हित की बात नहीं देखूं। जी जी हम सरकार के लिए क्या संभव है, हम कोई भी ऐसी गैरवाजिबी बात नहीं मांगे जो कि केवल हमारे ही हित की हो, राजस्व का भी ध्यान रखें और बैलेंस्ड अप्रोच लेके हम चलें, तो मुझे लगता है कि सरकार बात मानती है, और मानी भी, बहुत बातें मानी हमारी में। बहुत सारे परिवर्तन आपके कारण हुए और वो हम लोग तो उसके साक्षी भी रहे। तो सर अब एक और चीज़ है, ये टैक्स रिजीम बदले, सेल्स टैक्स, वाणिज्यिक कर, वेट, अब GST है। अब ये थोड़ा सा लीक से, थोड़ा प्रसंग से हट के, अगर नहीं तो वो चीज़ छूट न जाए। आपका जो है कुछ लेखन में भी कुछ रुझान था, जो राहुल बारपुते जी जो नई दुनिया के स्तंभ थे, उन्होंने इस प्रतिभा को आपके पहचाना था। प्रतिभा तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन शायद मैं ऐसा वो कई बार कहते थे मुझे बाबा, उनसे मेरा बहुत गहन संपर्क रहा। मैं बहुत ही उस मामले में बहुत बहुत भाग्यशाली रहा कि ऐसे लोगों से मेरा संपर्क हो पाया। और उनने कई बार मुझे कहा, और मैंने अभी तक मैं ऐसा कर नहीं पाया हूँ, लेकिन जब कभी भी नई दुनिया में थोड़ा बहुत भी मैंने लिखा, एक बात मैं बताना भूल गया मैं आपको जी। मैं नई दुनिया में लगभग रेगुलरली पत्र संपादक के नाम से मैं भेजता था, सत्यवादी गुप्त के नाम से। अच्छा, अपना नाम से नहीं भेजता था, क्योंकि वो ज़्यादातर सरकार के विरोध में रहते थे। और हालांकि उस टाइम ऐसा कोई वातावरण नहीं था कि आप सरकार के विरोध में नहीं बोले। उस टाइम के लोग बहुत ही सदाशयता वाले थे और बुराई सुनने को तैयार रहते थे। फिर भी एक ये था कि वो सत्यवादी गुप्त के नाम से लिखता था, बहुत सर पहचान अपनी प्रकट नहीं उस तरह से बहुत सारे पत्र प्रकाशित हुए। और नई दुनिया में मेरे एक मित्र के बारे में, जो कि पद्म भूषण है, श्री हेमंत सिंह पंवार, उनके बारे में एक छोटा आलेख लिखा था, जो कि बाबा तो उस टाइम राहुल जी नहीं रहे थे, लेकिन बाद के लोग भी जो भी थे उनको भी वो इतना सही लगा था कि उन्होंने उसको एडिटोरियल में नीचे छापा था। तो पंवार साहब तो वाइल्ड लाइफ के मामले में भारत के बहुत बड़े जानकार हैं। वो भी एक मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य रहा है। पद्म भूषण, पद्म भूषण है वो।
और सचमुच के पद्म भूषण हैं। जी जी। कान्हा नेशनल पार्क के काफ़ी समय डायरेक्टर रहे और फिर जी, उनका वो जो भी है वो कान्हा जी, जी। नेशनल पार्क जी, वो जी। उसी की देन है। जी जी, बहुत अच्छा। और आप अभी भी उनके संपर्क में? अच्छा, पूरी तरह से, जी जी। पूरी तरह से लगभग हर दूसरे तीसरे दिन वार्तालाप होती है। जी। दूसरा एक पहलू है जो हम लोग चाहते हैं कि लोग समाज में जाने कि पानी के प्रति ऐसी स्थिति बनती जा रही है कि अब लोग कहते हैं कि तीसरा विश्व युद्ध हाँ। पानी के लेकर होगा। तो उसमें पानी के बारे में इंदौर काफ़ी जागरूकता का अभाव था, ऐसा हम लोग शुरू में महसूस करते थे। जी। पर आप लोगों ने एक जो यशवंत सागर का कुछ उद्धार, जीर्णोद्धार किया था, गहरीकरण, बहुत ही अच्छा आपने उसका बताएं थोड़ा सा। उसका बहुत, क्योंकि मैं जो कुछ भी थोड़ा बहुत व्यापारिक संस्थाओं वगैरह के लिए किया तो उसमें जो आनंद आया या जिसका एक मन को जो संतोष मिला, वो यशवंत सागर गहरीकरण करने से जो संतोष मिला उसके सामने वो नगण्य है। मेरे एक कॉलेज के सहपाठी हैं श्री नंदलाल राठी, अभी भी हैं। उनकी प्रेरणा से हमने यशवंत सागर का गहरीकरण किया था और करीब करीब 3 करोड़ लीटर की कैपेसिटी उसकी बढ़ा दी थी। जी जी। और ये सब तब हुआ था भदौरिया साहब जबकि पीएचई का बहुत विरोध था। जी जी। कि नहीं आप अभी गाद निकालेंगे और कल फिर आ जाएगी, फिर इकट्ठी हो जाएगी। तो मैंने एक बहुत शायद कड़वी बात उनसे कही, नाम नहीं लूँगा, जो इंजीनियर थे उनको। मैं कहा सर आप एक काम करिएगा कि कल से घर में झाड़ू लगाना बंद कर दीजिए। हाँ, फिर बाद में रोज रोज तो आता है, रोज धूला तो रोज आएगा। जी। तो थोड़े नाराज भी हुए थे, लेकिन हमें एक बहुत बड़ा साथ मिला प्रोफेसर धवलीकर साहब का। जी जी। और जिन्होंने कि ये स्वनिर्धारण की प्रॉपर्टी टैक्स की परंपरा चलाई थी। जी जी। तो उनका नगर निगम में बहुत वर्चस्व था। जी जी। और वो हमारे साथ जुड़ने का कारण नगर निगम फौरन तैयार हो गया, हमको पूरा सहयोग मिला। जी। और मुझे आज भी उस बात की बहुत बड़ी खुशी है कि उस प्रकल्प के कारण पानी के प्रति जागरूकता उस समय के बाद काफ़ी हो गई इंदौर में। तो सर यशवंत सागर के बाद आपने फिर यहाँ के जो कुएं बावड़ी पुराने जो दबे छिपे थे उनके अभी सबके लिए भी हमने सब प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स वगैरह की थी। जी। पर उस टाइम हम नहीं कर पाए और उसका जो कारण है वो यहाँ बताना उचित नहीं होगा। जी। कुछ ऐसी परिस्थितियाँ निर्मित हो गई जिससे कि कुछ राजनीतिक लोग उसमें जुड़ना चाहते थे हमारे साथ। जी। और हम राजनीति से बिल्कुल दूर रहना चाहते थे, तो इसलिए फिर हमने वो छोड़ दिया। जी जी। और लेकिन कुछ समय वो मुहिम चली थी, कुछ कलेक्टर लोगों ने, कुछ कलेक्टर साहब ने उसमें रुचि, मनोज श्रीवास्तव साहब ने बहुत रुचि ली थी। जी। संजय शर्मा शुक्ला साहब जो कमिश्नर थे उन्होंने बहुत रुचि ली थी। जी जी। और उस समय तो मैंने आपको नहीं बताया, आप बोलते बोलते बोल रहा हूँ कि हुआ ये था कि हमको बहुत बड़ी ग्रांट सेंटर से मिल गई थी। और वो ग्रांट मिलना ही हमारे लिए एक तरह की उधर सबकी फिर दृष्टि उधर तो ग्रांट की तरफ चली, ग्रांट्स की तरफ लोगों का बहुत ध्यान चला गया और इसके कारण हम उसमें पीछे हट गए। जी जी। सर फिर भी लेकिन एक जागरूकता तो हुई समाज में और उसके बाद से कुछ न कुछ हर समय हमको बहुत जनता से भी, मीडिया से भी, सभी लोगों से बहुत सपोर्ट मिला था हमको, किसानों से भी। और जो हमारा मॉडल था वो ये था कि वहाँ से जो मिट्टी हटाएंगे उसको मुफ्त में किसानों को देंगे। अच्छी वो खाद ही रहती है, खाद ही होती है वो। और रोज सैकड़ों ट्रालियाँ लगती थी खाद लेने के लिए, इकट्ठी करने। जैविक खाद है, बहुत उच्च कोटि की। हाँ, उच्च कोटि की थी। और उसका मुझे आज भी बहुत बहुत संतोष है और बड़ी खुशी है कि हम वो कर पाए, लोगों का बहुत सहयोग रहा। हाँ, तो सर इससे ये निष्कर्ष निकल सकता है कि व्यापार, व्यवसाय, नौकरी या अन्य किसी अपने कार्य, आजीविका के कार्य में रहते हुए भी आदमी समाज के लिए चाहे तो कुछ समय निकाल सकता है, जैसा कि आपने निकाला। आपने अपने कार्य को छोड़ के ही गए होंगे और उसको तो ये समाज में सबके लिए एक अनुकरणीय उदाहरण भी है। तो सर अब हम वापस फिर
कुछ अपने आपका ज़्यादा सानिध्य वाणिज्यकर विभाग से रहा जी और लगातार आप एक वाणिज्यकर विभाग के पारिवारिक सदस्य के रूप में रहे। जी। कई बार व्यापारियों में और विभाग में जो तनातनी होती थी, कुछ अंतर्द्वंद होते थे, तो आप ही उसमें मध्यस्थता करते और अंत में आपकी बात दोनों पक्ष मान जाते थे। इस कारण आपका विभाग के बहुत से अधिकारियों से भी संपर्क हुआ। हाँ। तो आपको कुछ स्मरण होगा पुराने चेहरे, कुछ उनको याद करना चाहें तो? सर देखिए, वैसे तो बहुत लोगों ने बहुत संपर्क रहा और बहुत लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया, लेकिन कुछ दो नाम मुझे जो 2-3 नाम जो आते हैं, उसमें एक सबसे पहले श्री SM पंत साहब, जी उनका सहयोग रहा, उनका बड़ा वरद हस्त रहा। जी उन्होंने मुझे समझाया, सिखाया। जी उसके बाद श्री GS बघेल साहब, जी उनका भी उतना ही स्नेह रहा। जी और उनका ये था कि जो कुछ भी मैं कहने जाता था तो वो समझते थे कि हाँ ये सही होगा, और उसको उसी दृष्टिकोण से उन्होंने सदैव देखा। जी उसके बाद में मैं नाम लेना चाहूँगा हरिरंजन राव साहब का, जी जो IAS होते हुए भी उनको कभी भी जी इस बात का जरा भी गर्व नहीं था। जी और वो तो उनके तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जी जो कहना शायद अगर आप कहें इजाज़त दें, मैं एक बात ही बताना चाहूँगा उनके बड़प्पन की, कि एक बार मेरा उनसे 4 बजे का समय तय था। जी तो उनका करीब 3:45 बजे फ़ोन आया कि क्या हम आज के बजाय कल मिल सकते हैं। जी तो मैंने कहा हाँ साहब, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूसरे दिन जब बोले मेरे मित्र के पिताजी का देहांत हो गया और मैं वहाँ जा रहा हूँ, आपको गाड़ी से बात करके। जी तो दूसरे दिन मैंने उनसे कहा कि साहब अगर आपको कोई एतराज़ नहीं हो तो मुझे आपको मोबाइल नंबर दे दीजिए। जी तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो मोबाइल नहीं रखता। जी तो मैंने कहा साहब कल मुझे ऐसा याद है कि आपने कहा था कि मैं निकल गया हूँ, तो उसके बाद बात कर रहा हूँ। जी तो उन्होंने मुझे जो बात बताई वो शायद मानने लायक नहीं होगी। जी उन्होंने गाड़ी से उतरकर STD PCO से मुझे फ़ोन किया था। बहुत बड़ी बात है। एक IAS ऑफिसर, केवल ये कि कोई आदमी आकर वापस परेशान न हो, गाड़ी से उतरकर फ़ोन करेगा, ये लगभग अकल्पनीय है। तो ये उनसे भी संयोग से अभी वो सेंटर में है, बहुत और शायद बड़े महत्वपूर्ण जवाबदारी प्राइम मिनिस्टर से सीधे जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी भी फ़ोन उठाते हैं। बहुत ही साफ सुथरे और बहुत ही सज्जनता उनमें कूट के भरी थी। हम लोगों ने उनके साथ काम किया है जी, और ऐसे दुर्लभ प्रशासनिक अधिकारी तो बहुत कम ही मिलते हैं। तो कुछ हद तक राघवेंद्र सिंह जी जब कमिश्नर है, उनसे उनकी हम पे बड़ा वरद हस्त रहा। उनकी बहुत कृपा रही। और भी आज मतलब इतने सरलता का उनका भी अहंकार और उनका ईगो तो कुछ उनके शून्य छू नहीं गया। जी, वो भी और हर समय किसी मदद के लिए तैयार। बिल्कुल, वो बहुत प्रेम से मिलते थे और बहुत एक बात जरूर है कि उनके कारण मेरा वजन बढ़ गया। कुछ खिलाते थे वो जितनी बार जाते थे तुम्हारा वजन बढ़ाओ। जी तस्वीर खिंचवाने के लिए हमको पेट अंदर खींचना पड़ता है, तुम ऐसे ही खड़े हो जाते हो। जी। तो वो खिलाड़ी थे, वो खिलाड़ी थे, फिटनेस का बड़ा वो था। जी हाँ, अभी भी उनसे भी है। और मध्य प्रदेश में बड़े महत्वपूर्ण पद पर हैं, प्रमुख सचिव उद्योग। और उद्योग इस समय जो ऐसा लग रहा है कि सरकार में केवल उद्योग विभाग में कुछ काम चल रहा है, ऐसा इतनी हलचल रहती है चारों तरफ गतिविधियाँ कि यहाँ नया कुछ हो रहा है, यहाँ इन्वेस्टर्स मीट हो रही। तो ये बड़ा, वो जहाँ भी रहते हैं वो एकदम हलचल रहती है वहाँ। जी चलिए सर, बहुत अच्छा लगा। अब आप अपने तरफ से कोई विशेष चीज़ ऐसा रह गया हो जो आप बताना चाहें? एक बात जो रह गई है केवल, आपने ये कहा था कि व्यापार व्यवसाय में रहते हुए भी आप दूसरी सामाजिक गतिविधियां कर सकते हैं। एक बात और मैं कहना चाहूँगा, ऐसी एक धारणा बन गई है जी कि इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स पूरा देकर व्यापारी तरक्की नहीं कर सकता, ऐसा बहुत लोग सोचते हैं।
मेरा ये संदेश है कि ये देखकर ही आप जो तरक्की कर सकते हैं उतनी तरक्की आप इसकी चोरी कर कर नहीं कर सकते। चोरी तो ऐसी, टैक्स चोरी ऐसी फिसलन भरी राह है जी कि आप एक बार एक ट्रांजैक्शन में करेंगे, फिर वो जो नगद आएंगे उसको कहाँ ले जाएंगे, और आपको जब बड़ी पूंजी की ज़रूरत होगी तो आपके पास कुछ नहीं है दिखने के लिए। ये एक भ्रम की बात है, बहुत भ्रांति है, बहुत बड़ी भ्रांति है। और मैं कई बार ये कहता था कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पास मेरे से 100 गुना 1000 गुना पैसा होगा, जी जी, लेकिन जितना बड़ा चेक मैं काट सकता हूँ उतना बड़ा चेक वो नहीं काट पाएंगे, चेक में ही पीछे रह जाते हैं। और असली मुद्दा चेक ही है कि हमारे पास उस बैंक ये एक भ्रांति हम लोगों को छोड़ना चाहिए। कई व्यापारियों में अभी भी है, मैं उनको व्यापारी ही नहीं मानता, वो व्यापारी एक नहीं, आदत हो जाती है और उसके कारण उनका सुकून खत्म हो जाता है। नींद नहीं आती जब तक माल घर में अंदर नहीं आ जाता, कहाँ रुक जाए, पकड़ जाए। और जो आदमी साफ सुथरा काम है वो एकदम। लेकिन मैं सर आपसे जावरा से संबंध रहा, तो जावरा में 2 वर्ष मैं भी रहा जी, और मुझे अभी तक जो अपने सेवा रही और जो भी लंबी सेवा रही उसमें जावरा से अच्छे लोग हमें कहीं नहीं मिले। और जावरा वाले आज भी हमको बहुत वो करते हैं, याद करते हैं। कभी कुछ हमको कहीं भी बुखार आ जाए तो पहला फोन जावरा से। तो इतना वहाँ के लोग बड़े सुसंस्कृत सभ्य हैं। तो मैं आपके बहाने से अपने जो जावरा वाले मित्रों को भी याद करता हूँ और उनको नमन करता हूँ, उनकी महानता को। और जावरा में सर लोग मानेंगे नहीं, वहाँ का जो लायंस क्लब है, जब मैं वहाँ था तो वो दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ लायंस क्लब में एक था। और लायन इंटरनेशनल के चेयरमैन जावरा ऐसी छोटी जगह आए थे और उन्होंने 40 लाख रुपए उस समय नेत्र चिकित्सालय के लिए डोनेट किया था। बिल्कुल सही आपका आकलन। जी जी, मैं बहुत नहीं रह पाया लेकिन बहुत बार गया। जी जी। और इसमें कोई शंका नहीं है कि इंदौर बहुत प्यारा शहर है, बहुत बहुत प्यारा शहर है। जो एक बार इंदौर आता है वो यहीं बसने की सोचता है। रिटायर होकर बहुत से लोग यहाँ बसे, लेकिन जावरा की भी कुछ बात और ही है। जो प्रेम, जो भाईचारा, जो अपनापन वहाँ है उसकी कोई सानी नहीं है। सर मैं तो रिटायर होने के बाद ग्वालियर में बसा, ग्वालियर से भी मुझे बड़ा लगाव रहा, पर मुझे इंदौर भी अपना दूसरा घर ही लगता है। और जब यहाँ आता हूँ तो वो पुरानी सब चीज़ें याद आती हैं। इसी सिलसिले में मैं इंदौर आया था और आपसे मिला और बहुत अच्छा लगा। और आपकी उम्र इस समय 86 ईयर है, और लेकिन कोई आपको युवा भी आपके बराबर मेहनत नहीं कर सकते। ये फिटनेस का राज, और आप बता दो फिर। फिटनेस का राज वही है सर, निश्चिंतता की निश्चिंतता। जी जी, संतोष और निश्चिंतता। जी जी, हाँ, 8 घंटे नींद आती है, आराम से तकिए पे सिर रखा, 5 मिनट में नींद आ जाती है। जी जी, भूख लगती है, आप शरीर के लोगों से संपर्क बना हुआ है। इससे बढ़कर और क्या होगा? यही सब कुछ है जो युवा रखता है या आगे जीने की प्रेरणा मिलती है, जो भी है। पर हाँ सर आप स्वस्थ रहें और इसी तरह से बहुत बहुत धन्यवाद भदौरिया साहब। आपके परिवार के सब भाई, आपके दर्शकों ने इतनी देर तक मुझे झेला, उसके लिए उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद।